गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम पढ़ेंगे हिंदी पार्ट 1 का अभ्यास। पार्ट एक हम पार्ट एक में पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम अभ्यास करेंगे। तो पार्ट के साथ प्रश्नोत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, इस कहानी में मुंशी वशीधर मुझे सर्वाधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि वे ईमानदार, कर्तव्यपरायण, कठोर, बेमुरौवत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके घर की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, पर फिर भी उनका ईमान नहीं डगमगाया। उनके पिताजी ने उन्हें ऊपरी आय पर नज़र रखने की नसीहत दी, पर वे सत्य के मार्ग पर अड़िग खड़े रहे। आज देश को ऐसे कर्मियों की ज़रूरत है जो बिना लालच के सत्य के मार्ग पर अड़िग खड़े रहें, जो परिणाम का बेखौफ होकर सामना कर सकें। प्रश्न दूसरा, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? तो हम पंडित अलोपीदीन के दो पहलू कौन से सामने आते हैं वो पढ़ेंगे हम। उत्तर, पहला पहलू, लक्ष्मी के उपासक पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वे लक्ष्मी के उपासक थे, वे लक्ष्मी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी कि पैसा। वे लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी व धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा करते हैं। वशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं और वशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। अब उनका दूसरा पहलू, ईमानदारी के कायल कहानी के अंत में इनका उज्जवल रूप सामने आता है। वे वशीधर की ईमानदारी के कायल हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था। वे स्वयं उनके घर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन व सुविधाएं देकर मान सम्मान बढ़ाया। उनके स्थान पर आम व्यक्ति को सदा बदला लेने की बात ही सोचता रहता। अब हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। प्रश्न तीसरा है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला, वृद्ध मुंशी, दूसरा है वकील, तीसरा है शहर की भीड़। उत्तर हम देखेंगे। वृद्ध मुंशी, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़े। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वृद्ध मुंशी का ये वो उनकी सच्चाई, वो ऐसे पात्र थे इस चैप्टर में। वृद्ध मुंशी वो ऐसा सोचते थे कि वेतन तो एक पूर्णमासी का चांद है, हमें ऊपरी आय पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि रिश्वत पर, ऐसा वो सोचते थे। आगे, यह संदर्भ समाज की इस सच्चाई को उजागर करता है कि कमज़ोर आर्थिक दशा के कारण लोग धन के लिए अपने बच्चों को भी गलत राह पर चलने के लिए सदा सलाह दे डालते हैं। वे धन के लालच में अपने बच्चों को भी गलत सलाह दे रहे थे वृद्ध मुंशी। दूसरा पॉइंट है वकील। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। अब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी।
चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगिनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। इस संदर्भ में ज्ञात होता है कि वकील समाज में झूठ और फरेब का व्यापार करके सच्चे लोगों को सजा और झूठों के पक्ष में न्याय दिलवाते हैं। तीसरा है शहर की भीड़। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाच मंजे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यंग न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। शहर की भीड़ निंदा करने में बड़ी तेज होती है। अपने भीतर झांक कर न देखने वाले दूसरों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही आसान काम है। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें से कुछ प्रश्न दिए हैं, तो वो प्रश्न हम देखेंगे। यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति वंशीधर के पिता की है। कौन सी उक्ति? नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर की पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। ये सब किसने कहा था? वंशीधर के पिता ने। दूसरा है मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार ही दिखाई देता है, इसके बाद वह घटता चला जाता है और अंत में वह समाप्त हो जाता है। वेतन भी एक बार पूरा आता है और खर्च होते होते महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? मैं पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ते पर चलाना होता है, परंतु यहाँ पिता स्वयं ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है। हमारा पांचवा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो हमने उत्तर लिखा है, धर्म की जीत, सत्य की विजय, और दूसरा है कर्तव्यनिष्ठ दरोगा। आधार, धर्म की जीत, सत्य की विजय शीर्षक का आधार है कि धन के आगे धर्म झुका नहीं और अंत में पंडित अलोपीदीन ने भी धर्म के द्वार पर जाकर माथा टेक दिया। दूसरा, कर्तव्यनिष्ठ दारोगा, वंशीधर जैसा सत्य व्रत लेने वाले युवक जो पिता के कहने और घर की दशा को देखकर भी धन के लालच में नहीं आया, उसी के चारों ओर पूरी कहानी घूमती है। आगे प्रश्न है छठा, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? उत्तर, कहानी के अंत में अलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, अलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। वंशीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था। दूसरा, अलोपीदीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित था, उसे ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख था। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता, ग्लानि से भरे अलोपीदीन वंशीधर के पास गए और वंशीधर के समझ ऊंचे वेतन के साथ मैनेजर पद देने का प्रस्ताव रखा। यह सुन वंशीधर ने कहा, यदि आपको अपने किए पर ग्लानि हो रही है तो अपना जुर्म अदालत में कबूल कर लीजिए। अलोपीदीन ने वंशीधर की शर्त मान ली। अदालत ने सारी सच्चाई जानकर वंशीधर को नौकरी पर रखने का आदेश दिया। वंशीधर सेवानिवृत्त तक ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते रहे। सेवानिवृत्ति के उपरांत अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने समस्त कार्यभार के लिए मैनेजर नियुक्त कर लिया।
सभी प्रश्न उत्तर पार्ट 1 के समाप्त हो चुके हैं। आगे का अभ्यास हम कल करेंगे। धन्यवाद।